नमस्कार आप सभी को। करंट अफेयर्स के सेशन में स्वागत है आप सभी का। आइए सभी उपस्थित हो जाएं और अपनी इस यात्रा को, करंट अफेयर्स की इस यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं, इस एपिसोड को हम आगे बढ़ाते हैं और प्रश्नों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से करंट अफेयर्स के फैक्ट हमें याद रखने हैं, किस प्रकार से करंट अफेयर्स में हम बेहतर कर सकते हैं। ये सब कुछ सीखने को यहाँ पे आपको मिलेगा, लेकिन जरूरी है कि जो फैक्ट बताए जाएं, जो आप नहीं करते हो बताए जाएं, उसको नोट करते हुए चलना है। क्योंकि ज्यादातर फैक्ट ये जो बताए जा रहे हैं आपको किसी अन्य पत्रिका में बहुत कम मिल सकता है। मतलब 60% आप मान सकते हो कि कोई भी आप वार्षिकांक लोगे उसमें मिल जाएगा, लेकिन 40% जो चीजें हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। तो इसलिए जरूरी है कि नोट करते हुए चलो, 100% नोट करते हुए चलो। यदि वार्षिकांक आप लेते हो, पढ़ते हो, वहां पे ये चीजें मिलती हैं तो आपका रिवाइज हो जाएगा। नहीं मिलती हैं तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा कि यहाँ से चीजें आप करके जा रहे हो, इसको भी आपको करके जाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सभी उपस्थित हो जाएं। तो इस सेशन की शुरुआत करते हैं और आज का जो इस सेशन का पहला प्रश्न है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। पहला प्रश्न बोला जा रहा है, हाल ही में ग्लोबल बैंकिंग समिट का आयोजन कहाँ किया गया। क्या बोला जा रहा है? हाल ही में ग्लोबल बैंकिंग समिट का आयोजन कहाँ किया गया, आपको बताना है। ग्लोबल बैंकिंग समिट का आयोजन कहाँ किया गया ये आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। अबू धाबी, दुबई, न्यूयॉर्क, लंदन, कहां पर ग्लोबल बैंकिंग समिट का आयोजन किया गया ये आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा। ग्लोबल बैंकिंग समिट का आयोजन कहां किया गया? ग्लोबल बैंकिंग समिट का आयोजन कहां किया गया आपको बताना है। अबू धाबी, न्यूयॉर्क, दुबई, लंदन, इनमें से आपको अपने विकल्प का चुनाव करना है कि ये समिट कहां पर हुई है। आपको बता दें कि इस समिट में एक पुरस्कार दिया गया जिसका नाम है बैंकर्स ऑफ द ईयर। बैंकर्स ऑफ द ईयर। और बैंकर्स ऑफ द ईयर जो ये जो पुरस्कार मिला है 2000 यहाँ पे बात हो रही है बैंकर्स ऑफ द ईयर 2022 की। तो ये जो पुरस्कार मिला है बैंकर्स ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मिला किसको है? ये मिला है भारत के केनरा बैंक। ठीक है, सरकारी बैंक है केनरा बैंक, उसको यह पुरस्कार मिला है। अब बात आती है कि इसका आयोजन हुआ कहाँ पे, तो याद रखिएगा इसका आयोजन हुआ है लंदन में। तो ग्लोबल बैंकिंग समिट जो है इसका आयोजन हुआ लंदन में, लेकिन बैंकर्स ऑफ द ईयर 2022 का जो पुरस्कार मिला वो केनरा बैंक को दिया गया, ये आपको पता होना चाहिए। केनरा बैंक की बात करें, कर्नाटक स्थित एक बैंक है जिसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। और जब बेंगलुरु की बात करते हैं तो आपको पता है बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है किसका? इसरो का हेडक्वार्टर है। और इसरो के बारे में आपको पता होगा कि इसरो दो प्रकार के रॉकेट प्रयोग करता है, GSLV और PSLV, ये आपको पता होना चाहिए। इसरो के कुछ मिशन यदि आपको याद हैं तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम चीजों को बेहतर कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। देखो, जब इस तरह से आप फैक्ट मिलाओगे, एक कंटेंट से दूसरे को मैच करोगे, तो इससे चीजें आपकी बेहतर होती हैं। जब तक लिंक का ये प्रोसेस आप नहीं सीखोगे, क्योंकि अब आपकी परीक्षा में निबंध भी आ गया है, तो ऐसे में जरूरी है कि ये लिंकिंग का इस प्रोसेस को भी आप जो है आत्मसात करें। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के किस व्यक्ति को अमेरिका के मैफिन शहर में द एमसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कौन से व्यक्ति हैं जिनको अमेरिका के एक शहर में द एमसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, आपको बताना है। चलिए बताइएगा, ये कौन से व्यक्ति हैं, इनको बताना है। द एमसरी ऑफ पीस पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। रतन टाटा, बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर, श्री सदगुराचार्य, बताइएगा। फास्ट जवाब दीजिए। देखो, इसका सही उत्तर है श्री श्री रविशंकर, बी विकल्प इसका सही उत्तर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। दिसंबर 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन बना है? दिसंबर 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन बना है? आपको पता होगा, जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात आती है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात आती है, तो इसमें दो तरह के देश होते हैं। एक है अस्थायी सदस्य जिसमें 5 देश होते हैं, और एक होते हैं अस्थायी सदस्य जो 2-2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, 2 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, वो 10 होते हैं। और जो इसकी अध्यक्षता होती है ये सभी के पास जाती है। ठीक है, और क्योंकि भारत
भारत जो है वो 2 वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए सदस्य चुना गया था, इसलिए भारत को भी 2 माह अध्यक्षता का मौका मिला। 1 माह इसको मिला था इसकी ज्वाइनिंग के बाद, तुरंत बाद अगस्त माह में इसको मिला था। ठीक है, अब दूसरी बार क्योंकि भारत का कार्यकाल इसमें समाप्त हो रहा है, तो दिसंबर माह में एक बार फिर से भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता मिल गई है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, भारत जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2022 तक इसका अध्यक्ष रहा है। ठीक, इसका सदस्य रहा है। और अध्यक्षता की बात करें तो अगस्त और दिसंबर माह में इसने अध्यक्षता की है। तो ये फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा। और एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र में हमारे अस्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो रुचिरा कंबोज, कल ही मैंने आपको बताया, तो इनका नाम आपको याद रखना है। ये पहले भूटान में भारत की राजदूत हुआ करती थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? ये जो रिपोर्ट है विशेष रूप से बताती है कि कहाँ पे रहना जो है, लिविंग का जो खर्च है वो सबसे ज्यादा है। कहाँ पे आप जो यदि जीवन व्यतीत करते हैं तो कहाँ पे लिविंग आप कॉस्ट सबसे ज्यादा है, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। और याद रखिएगा कि इस रिपोर्ट को किसने दिया है, तो इसको दिया है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। किसने दिया है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, और आपको बता दें कि इसमें सबसे महंगा जो शहर चुना गया, सबसे महंगा, वो है सिंगापुर। सिंगापुर विश्व का सबसे महंगा शहर है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे लिविंग कॉस्ट सबसे ज्यादा है सिंगापुर में। और भारत की यदि हम बात करें तो टॉप 150 में भारत का कोई भी शहर इस सूची में शामिल नहीं रहा है। भारत का जो शहर है बेंगलुरु, ये भारत का तो टॉप पे है, वैश्विक स्तर पर ये 161वें स्थान पे है, यह भी आपको याद रखना है। तो लिविंग कॉस्ट सबसे ज्यादा जो है वो है सिंगापुर में। भारत के संदर्भ में सबसे ज्यादा कहीं पे है तो वो है बेंगलुरु। आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश के मध्य सिलहट सिलचर महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? सिलहर सिलचर महोत्सव 2022 की बात की जा रही है, बताइएगा। फास्ट जवाब दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है, जवाब सभी का आना चाहिए। भारत और किस देश के मध्य सिलहट सिलचर, सबसे पहले ये दोनों स्थान आपको पता होना चाहिए, ये दोनों स्थान हैं कहाँ पे। ठीक है, जब स्थान पता होगा तभी आप बता सकते हो। सिलहट सिलचर महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? फास्ट जवाब दीजिएगा। म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, किस देश के मध्य किया गया? तो याद रखिएगा ये किया गया भारत और बांग्लादेश के मध्य। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के मध्य किया गया। इसमें यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिल रहा है सिलचर, यह स्थान आपको देखने को मिलता है असम राज्य में। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो इस महोत्सव का जो संबंध है वो भारत और बांग्लादेश से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको यह भी पता होगा कि जो सिलचर था वहां पे असम के लिए, असम में जो है, असम में है सिलचर, तो इस सिलचर में पूर्वोत्तर भारत का पहला यूनानी केंद्र जो था वो यहीं पे बनाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको पता होगा 2 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज अभी हाल ही में घोषित हुए थे असम में, और इन दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए। एक का नाम है हाजोंग लेक, हाजोंग लेक, हाजोंग एक आप कह सकते हो जनजाति का भी नाम है। ठीक है, उनका भी नाम आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है बोरजूरी। ठीक, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, बोरजूरी और हाजोंग। ये क्या है? ये दोनों बायोडाइवर्सिटी आप कह सकते हो। दूसरे शब्दों में यदि हम बात करें तो आप कह सकते हो कि जैव विविधता विरासत, इस संदर्भ में आपको इनको याद रखना है। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज है, ये दो घोषित किए गए हैं और दोनों के दोनों कहाँ पे हैं? दोनों के दोनों संबंधित हैं असम से, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, इस संदर्भ में इसका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, इन दोनों हेरिटेज का नाम आपको याद रखना है। इसके साथ साथ यहाँ पे भारत और बांग्लादेश की बीच बात हो रही है, तो आपको पता होगा बांग्लादेश का चटगांव, चट्टग्राम जो बोलते हैं, ये जो पोर्ट है, और ये बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट है बांग्लादेश के संदर्भ में। और चटगांव और इसके साथ साथ एक पोर्ट है मोंगला। तो चटगांव और मोंगला में जो भारतीय हैं उनको कस्टम फ्री सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। चटगांव और मोंगला पोर्ट पर
जो ट्रेड है उसमें कस्टम फ्री सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। बांग्लादेश के फादर बोले जाते थे शेख मुजीबुर रहमान, और शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक मूवी भी बन रही है, वो भी भारत के एक डायरेक्टर जो है उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, तो इस संदर्भ में भी आपको याद रखना है। और इन्हीं फादर ऑफ बांग्लादेश जिनको आप बोलते हो शेख मुजीबुर रहमान, उन्हीं की बेटी है शेख हसीना, जो वर्तमान समय में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। इसके साथ साथ एक चीज और आपको याद रखना है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने एक पुरस्कार शुरू किया था इन्हीं के नाम पे, शेख मुजीबुर रहमान के नाम पे, और उसका नाम था शेख मुजीबुर रहमान पुरस्कार फॉर रचनात्मक अर्थव्यवस्था। तो यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में आईसीएओ द्वारा जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंक में, यहां टैंक लिखा है ना, रैंक की बात हो रही है, रैंक 2022 में भारत का स्थान क्या रहा है? ये रैंक है, चलिए बताइएगा इसमें भारत का स्थान क्या रहा है, ये आपको बताना है। यहाँ पे बात हो रही है आईसीएओ। आईसीएओ इसका फुल फॉर्म सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो रैंकिंग है ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग, इसमें भारत के स्थान की बात की जा रही है, क्या है 2018 की यदि हम बात करें, 2018 में भारत की जो यहाँ पे रैंकिंग थी वो बहुत ही, आप कह सकते हो टॉप 100 के भी बाहर थी, 102 रैंकिंग थी। और वर्तमान समय में यदि हम भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत की रैंकिंग है 48वीं। मतलब भारत ने कहीं ना कहीं एविएशन के वायुयान हमारे हैं, यात्री जो विमान हैं, उनमें यदि सेफ्टी के पैमाने की बात करें तो भारत ने लंबी छलांग लगाई है, क्योंकि जहां 108 102 रैंक थी 2018 में, वहीं अब जो रैंकिंग देखने को मिल रही है 48वीं रैंकिंग देखने को मिल रही है इस रिपोर्ट के अनुसार। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब एक बात आती है कि सबसे ज्यादा सेफ्टी जो है एविएशन के क्षेत्र में है कहाँ पे, तो सबसे ज्यादा सेफ्टी वाला जो देश है वो है सिंगापुर। सिंगापुर इस लिस्ट में टॉप पर रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपको पता होगा एटीसी। एटीसी शब्द आपने सुना होगा। एटीसी शब्द नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूं। एटीसी के बारे में आपको पता होगा कि जो उड़ानें हमारी होती हैं, जो उड़ानें हमारी होती हैं वो इन्हीं के माध्यम से, एटीसी के माध्यम से, एयर ट्रैफिक कंट्रोल इसको बोलते हैं, इन्हीं के माध्यम से आप कह सकते हो संचालित होती हैं। और इसकी चेयरपर्सन एक व्यक्ति बनी है, एक महिला बनी है, उनका नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो एटीसी की चेयरमैन जो बनी है महिला, उनका नाम है शेफाली जुनेजा। इनका भी नाम आपको याद रखना है। शेफाली जुनेजा क्या है? ये एटीसी की चेयरपर्सन है। शेफाली जुनेजा ये एटीसी की चेयरपर्सन है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है यहाँ पे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। आईसीएओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है कनाडा में। कहाँ पे देखने को मिलता है? कनाडा में देखने को मिलता है। कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल में ये देखने को मिलता है। और आपको यहाँ पे एक जानकारी और दे दूं कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है उसका भी हेडक्वार्टर आपको मॉन्ट्रियल में ही देखने को मिलता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये जानकारी आपको याद रखनी है। फिर से बता दे रहा हूं कि यहाँ पे बात हो रही है आईसीएओ की, इंटरनेशनल सिविल एविएशन की यहाँ पे बात हो रही है। और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंक 2022। और इस रैंकिंग में भारत का जो स्थान है वो है 48वां। पिछली रैंकिंग जो 2018 में आई थी उसमें भारत का स्थान जो था 102वां था, 102वां था 2018 में। तो भारत ने, आप कह सकते हो 50 से ज्यादा अंकों की छलांग लगाई है, 50 से ज्यादा देशों को भारत ने पीछे छोड़ा है। और निश्चित रूप से एविएशन के क्षेत्र में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लेकिन अभी भी हम दूर हैं। हमें, हमारा प्रयास होगा कि हम टॉप 10 में आए, जिससे कि ये वैश्विक स्तर पर जो है एविएशन क्षेत्र में यदि हम बात करें सुरक्षा के मामलों में, हमारी जो रैंक है, जो हमारी साख है, उसमें थोड़ा सा और बेहतरी देखने को मिले। तो यह जानकारी आपको होनी चाहिए। सिर्फ इसमें रैंक याद रखिएगा कि भारत की रैंक क्या है, और एटीसी की चेयरपर्सन शेफाली जुनेजा का नाम आपको याद रखना है। हाल ही में आईएनएस बागीर भारतीय नौसेना को सौंपी गई। इसका निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया है? आईएनएस बागीर की बात हो रही है। आईएनएस बागीर की बात हो रही है। आपको पता होगा जब आईएनएस बागीर की बात आती है, या आईएनएस कलवरी की बात आती है, खंदेरी की बात आती है, करंज की बात आती है, प्रोजेक्ट 75 मैंने आपको बताया था,
प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना था और ये सभी की सभी पनडुब्बियां जो थी वो मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड में बन रही थी। तो सबसे पहली बात, इसका जवाब क्या हो गया? मझगांव, मझ नहीं है मझगांव होता है, ठीक है, मझगांव डाकयार्ड। तो इसका सही उत्तर है बी विकल्प, ठीक है। तो मझगांव डाकयार्ड जो है, यहाँ पे 6 पनडुब्बियां स्कॉर्पियन श्रेणी की जो थी वो बननी थी। इन 6 पनडुब्बियों में ये 5वीं पनडुब्बी है। इससे पहले 4 कौन कौन से थी? पहला था आईएनएस कलवरी, दूसरा था आईएनएस खंदेरी, तीसरा था आईएनएस करंज और चौथा था आईएनएस बेला, पांचवा है आईएनएस बागीर और छठवां रहेगा आईएनएस बागसीर, ठीक है। ये छठवां है जो अभी बनना है। तो 6 पनडुब्बियों का निर्माण था, 5 का हो चुका है, 5 नौसेना को सौंप दी गई हैं। छठवां जो बागसीर है ये 2023 में नौसेना को सौंप दी जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपने देख लिया कि ये किसके अंतर्गत बन रहा है? प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत बन रहा है, जिसमें स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों के निर्माण की बात थी। और बना कौन रहा है? मझगांव डॉकयार्ड या मझगांव शिपयार्ड लिमिटेड इसको बना रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक विकल्प में देखने को मिल रहा होगा अलंग शिपयार्ड। अलंग शिपयार्ड की बात करें तो अलंग शिपयार्ड जो है ये जहाजों को नष्ट करने का शिपयार्ड है। यहाँ पे जो जहाजें सेवा से मुक्त कर दी जाती हैं उनको यहाँ पे नष्ट किया जाता है, ये अलंग शिपयार्ड है। तो याद रखिएगा, भारत में एक ही जगह आप कह सकते हो जहाजों को डीकमीशन किया जाता है, वो है अलंग शिपयार्ड, और इसको याद रखना है। यदि किसी को पता है कि कहाँ पे है तो बताएं, क्योंकि कई बार मैंने अलंग शिपयार्ड की चर्चा की है। किस राज्य से संबंधित है? यदि आप में से किसी को जानकारी है तो प्लीज अवश्य बताएं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है? तो भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कौन सा है आपको बताना है। आपको बता दें कि इसमें है क्या, इसमें विशेष रूप से इस्पात विनिर्माण की जो प्रक्रिया है उसको जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से की जा रही, मतलब इस्पात विनवीनीकरण इस्पात विनिर्माण की प्रक्रिया में जो आप कह सकते हो ईंधन लगता है, जो ऊर्जा की जरूरत होती थी, वो सभी की सभी जो है इस कंपनी द्वारा, इस ब्रांड द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरी की जा रही है। और इसी के संदर्भ में इसको हम बोल रहे हैं ग्रीन ब्रांड वाला स्टील। और ये पहला जो है वो इसकी बात यदि हम करें तो इसमें आपको देखने को मिल रहा है पूरा नाम, इसमें थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण लिखा है, मैं सही कर देता हूं। इसका नाम है कल्याणी फेरिस्ट्रा, ठीक है। क्या नाम है इसका? कल्याणी फेरिस्ट्रा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये नाम है कल्याणी फेरिस्ट्रा। और कल्याणी फेरिस्ट्रा जो है ये भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है, क्योंकि इसने स्टील बनाई जाती है, स्टील का आप कह सकते हो जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो विनिर्माण होता है स्टील का, उसमें जो ऊर्जा की जरूरत है वो 100% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ये पूरा कर रहा है। इस संदर्भ में इसको आपको याद रखना है, कल्याणी फेरिस्ट्रा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ताल छापर अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है? ताल छापर अभ्यारण्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि द ब्लैक बक, याद रखिएगा, द ब्लैक बक के संदर्भ में ये बहुत महत्वपूर्ण है। और द ब्लैक बक की बात करें तो चीते के बाद दूसरा सबसे तेज दौड़ने वाला यदि कोई प्राणी है धरती पे तो वो द ब्लैक बक आता है स्पीड के मामले में। आपको बता दें कि यहाँ पे लगभग 4,000 आपको ब्लैक बक आपको देखने को मिलेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। विशेष रूप से राजस्थान की में जो थार की सीमा है उस क्षेत्र में इसका विस्तार है। और यहाँ पे प्रवासी पक्षियों की भी 300 से ज्यादा प्रजातियां आपको देखने को मिल सकती हैं। ये संबंधित कहाँ से है? तो याद रखिएगा ये संबंधित है राजस्थान से। तो ताल छापर की बात करें तो ताल छापर राजस्थान से संबंधित है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? बताएं। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है, आपको बताना है। पर्यावरण संवेदनशीलता का वर्ष, जैव विविधता का वर्ष, पर्यावरण संरक्षण का वर्ष, अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष, किस रूप में मनाने का फैसला लिया है, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा, किस रूप में मनाने का फैसला लिया है? देखो, यहां पे जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा
इसको अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने का फैसला संयुक्त राष्ट्र ने लिया है, वो आपको पता होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने का फैसला जो है वो संयुक्त राष्ट्र ने लिया है। ए विकल्प इसका सही उत्तर है। और इसी के साथ आज के प्रश्नों की ये जो सीरीज है वो समाप्त होती है। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, और लगातार करंट अफेयर्स के लिए हमारे साथ बने रहें। और करंट अफेयर्स को लेकर जनवरी माह के द्वितीय सप्ताह से आप कह सकते हो एक नए सिरे से चीजों की शुरुआत होगी, जिसमें हम रिवीजन भी चीजों का करेंगे और बहुत बेहतर तरीके से देखेंगे, प्रश्नों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। अभी सिर्फ आप थोड़ा नियमित हो जाओ, नियमित होकर जितना कंटेंट आपको प्रतिदिन मिल रहा है उसको जो है कवर करते जाओ, 100% कवर करते जाओ, तो निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। और करंट अफेयर्स के लिए आपको आपकी परीक्षा में ना बहुत मदद मिलने वाली है। ठीक है, चलिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।